हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र में विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ये वाले चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास डेवलपमेंट। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते हैं। विकास किसे कहा जाता है? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है और विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने विकास के बारे में क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह किसका कथन है? यह हरलॉक का कथन है। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समानुगत शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। समानुगत का अर्थ क्या होता है? कि परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं, उनमें आपस में कोई न कोई संबंध होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मुनरो ने क्या कहा? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मुनरो के अनुसार विकास भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। विकास के रूप। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। पहला है आकार में परिवर्तन। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार और भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। विकास की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला है आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। तो जो शरीर में परिवर्तन होता है विकास के साथ वो देखा जा सकता है और शरीर के आकार में निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, किंतु यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। विकास के रूप में तीसरा रूप है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण, बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की स्पष्ट ध्वनियां, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। चौथा रूप है नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहां एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि स्थायी दांत निकलना,
स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना, कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कितने रूप हैं? तो 4 रूप होते हैं। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। ये 4 विकास के रूप है। अब आइए विकास का सिद्धांत देखते हैं। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर नहीं होता है। निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली क्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पहला है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। तो विकास का मनुष्य का जो शारीरिक विकास होता है वो 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी दिशा और तथा निकट दूर दिशा। मस्तकाधोमुखी को क्या बोला जाता है? सिफेलोकॉडल। और निकट दूर विकास क्रम को प्रॉक्सिमोडिस्टल। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम होता है। सिफेलोकॉडल जो होता है उसमें विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में, निकट दूर विकास क्रम में, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है, तो सिफेलोकॉडल में विकास सिर से पैर की ओर होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास केंद्र से शुरू होकर शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचता है। दूसरा है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। तो विकास के सिद्धांत में हमने पहला सिद्धांत देखा, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। तो विकास, मनुष्य का जो शारीरिक विकास होता है वो 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब दूसरा है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद ही विशिष्ट क्रियाओं की ओर वह अग्रसर होता है। विकास के सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में आते हैं। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। जब हम देखते हैं कि किसी भी बालक का दूध का दांत निकल गया तो हमें क्या लगता है कि अरे अचानक निकल गया, परंतु ऐसा नहीं होता है कि वो जो दांत निकलने का नींव है वो गर्भावस्था के 5वें महीने में ही चालू हो जाता है। उसके बाद पैदा होने के 5 से 6 महीने बाद ही दांत बाहर आता है। चौथा है, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। जिसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उन्हें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के 2 बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। हम जानते हैं 2 समान आयु के बालक में भी अलग अलग विकास का दर पाया जाता है। किसी का शारीरिक विकास जल्दी होता है तो किसी का मानसिक विकास जल्दी होता है। तो यही सिद्धांत बताता है विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। 5वां है, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है।
छठवां है विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। और सातवां है विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। आठवां सिद्धांत है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने, फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है वंशानुक्रम। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है वंशानुक्रम। माता के रज तथा पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। एक ही माता पिता के संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता का नियम है। प्रतिगमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती हैं। दूसरा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमने पहला कारक देखा वंशानुक्रम और दूसरा कारक है वातावरण। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव, परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारक है आहार। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। माँ का आहार क्या करता है? गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के बाद तक भी शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा कारक है रोग। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। पांचवा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुष तत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाजें तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में छठवां कारक है बुद्धि। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। सातवां है यौन। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वयः संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है।
विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। रॉस के अनुसार विकास की अवस्था निम्नलिखित है। रॉस ने शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष का माना है। रॉस ने शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष का माना है और पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष का माना है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का है। ये रॉस का सिद्धांत है। रॉस ने विकास की अवस्था को कैसा माना है तो शैशवावस्था 1 से 3 साल के बीच का है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष का होता है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का होता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। वहीं पर जब हम लोग हरलॉक का देखते हैं तो इनका वर्गीकरण कुछ अलग ही है। बाल विकास और बाल्य अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित है। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक का। पूर्व बाल्यावस्था, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष का। उत्तर बाल्यावस्था, 7वें वर्ष से 12 वर्ष का। वयस्संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष का। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। ये हरलॉक का वर्गीकरण है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहला है गर्भकालीन अवस्था। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। यह गर्भकालीन अवस्था की बात हो रही है। अगला है शैशवावस्था। जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समायोजन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है और इसी अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। बचपनावस्था, बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। तो संवेग कौन कौन से हैं, यही पर क्वेश्चन निकल आता है। संवेग है प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा, ये संवेग हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान अवस्था होती है। बचपन अवस्था क्या होती है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह बेबीहुड में आती है और यह अवस्था संवेग प्रधान अवस्था होती है। चौथा है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का और उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष का। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का है और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह का सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। 5वीं अवस्था है वयसंधि। वयसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। वयसंधि 12 से 14 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। यह बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत ही कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। छठवीं अवस्था है किशोरावस्था,
एडोलसेंस। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस जो 13 से 16 साल के बीच की है, और उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस जो 17 से 21 वर्ष के मध्य की होती है। किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस जो 13 से 16 वर्ष के मध्य का है, और दूसरी अवस्था है उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस जो 17 से 21 वर्ष के मध्य होता है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। सातवीं अवस्था है प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था की आयु है 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। आठवां है मध्यावस्था मिडिल एज। 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति और प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती हैं। नौवीं अवस्था है वृद्धावस्था ओल्ड एज। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। स्मरण शक्ति कम होने लगती है। आइए कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक भी होते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर भागों में होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती। अगला है विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पोषण, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति, रोग एवं चोट, घर का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। 7वां अवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो 6वां अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। विकास के क्रम में 6वां अवस्था की मुख्य विशेषताएं अपरिपक्वता,
पराश्रितता, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि ये विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं होती हैं। बचपनावस्था की विशेषताएं होती हैं खतरनाक अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी, नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता और सामाजिक भावना का उदय, ये सब बचपनावस्था की विशेषताएं होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा स्कूल पूर्व की अवस्था कौन सी अवस्था है। ऑप्शन में रहेंगे चार ऑप्शन रहेंगे। तो अगर हम लोग इन सब चीजों को ध्यान से पढ़े रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्कूल पूर्व की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था भी बाल्यावस्था की तीव्र विकास की अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह की आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा गया है। तो अगर हमसे पूछा जाए गंदी आयु की अवस्था कौन सी अवस्था है, डर्टी एज किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है यह पूछा जा चुका है। तो सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ऑप्शन 4 थे, तो हमें पता करना होता है कि सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है। अगर हम इन सब चीजों को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा ऑप्शन देखकर कि सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। किशोरावस्था के बारे में बोला गया है, परिवर्तन की अवस्था है, विषमलिंगी भावना का विकास होता है, बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, तनाव और परेशानी की अवस्था है, पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है और यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली क्रिया है। यह निरंतरता के साथ के सिद्धांत से संबंधित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। गर्भ में बालक लगभग 280 दिन रहता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं कब प्रकट होती हैं? तो विकास के परिणाम स्वरूप प्रकट होती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है? तो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों
के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं के साथ साथ उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं के साथ साथ उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। जॉन वी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो जॉन वी वाटसन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाटसन का कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं बना सकता हूं। अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है। वाटसन ने क्या कहा था, यह कथन पूछा जाता है, उसके बाद ऑप्शन में 4 दे दिए जाते हैं कि यह कथन किनका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वाटसन का कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। अगला है, विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। इस अवस्था में विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा एवं रुचि अभिरुचियों का विकास। अगला है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जैसे फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। यहीं पर हमारे 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि फ्रायड का कौन सा सिद्धांत था, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड का है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों, ये थ्योरी क्लास था। इसके आगे मैं एमसीक्यूज का, इस चैप्टर का जो एमसीक्यूज है, लगभग 100 एमसीक्यूज हैं, वो मैं लेकर आने वाली हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।